बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह है जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। और स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें कि आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड दिया होगा। टाइम कोड से मुराद हर क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग टाइम है वो अलग से दिया होता है। आप जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं उस टाइम कोड की मदद से उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और इसके अलावा आपको एक और लिंक दिया होगा जो कि फजल एकेडमी का दूसरा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें। उसके ऊपर आपको एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। और इसके साथ साथ आपको जो 9th क्लास की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री और की जो न्यू बुक्स हैं उनके लेक्चर्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 7.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मिड पॉइंट। ठीक है जी, आपको मैं बता देता हूँ कि ये मिड पॉइंट क्या होता है। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स। देखिए ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको गाइड भी किया हुआ है। देखिए अब बात हुई है लाइन सेगमेंट की। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये लाइन सेगमेंट बनी कैसे है। जब उन्होंने कहा जी लाइन सेगमेंट बेसिकली ये एक लाइन है। अब ये कैसे बनी? जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, समझ लें ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है। इन दोनों को जब हमने यूं ज्वाइन किया तो ये एक लाइन बन गई, ये लाइन सेगमेंट होगी। अब इस लाइन सेगमेंट का हमने क्या फाइंड करना है जी? मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट बेसिकली ये वाला पार्ट है, यानी कि ऐसा पॉइंट जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करा, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि अब ये मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो मिड पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मिड पॉइंट का फार्मूला है जो कि मैं आपके सामने भी लिखता हूँ और आपको गाइड भी करता हूँ कि ये क्या है और किस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है और हम मिड पॉइंट को फाइंड करेंगे। ठीक है जी, मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको कुछ और चीज़ें भी आपको गाइड करता हूँ। अच्छा जी, देखें हमने क्या किया कि जो मिड पॉइंट है ना, आप कोई भी नाम दे सकते हैं पॉइंट को। जैसे इसको मैंने ए का नाम दिया है, इसको बी का नाम दे दिया है। अच्छा, मिड पॉइंट को मैंने एम कह दिया है। अब जो भी पॉइंट होता है उसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई होता है। इसी तरह इसमें भी एक एक्स है और वाई है, और जो मिड पॉइंट है उसमें भी एक एक्स है और एक वाई है। जैसे मैंने ये लिख दिया है कि एम यानी कि मिड पॉइंट है, एक्स और वाई इसका कोऑर्डिनेट है, और ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ मिड पॉइंट का। ठीक है, अब ये बनता कैसे ज़रा आप देखें ताकि आपको ये याद भी हो जाएगा। ये एम आपने दोबारा से इसी तरह लिखा। ठीक है जी, अब ये जो एक्स है ना, ये वाला एक्स एक्चुअली मिड पॉइंट का, ये कैसे फाइंड होता है? ये इस x1 और x2 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए हमने हाफ करना है ना। जब भी किसी चीज़ को हाफ किया जाता है उसको 2 से डिवाइड किया जाता है। अब चूंकि हमारे पास x2 हैं, हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे x1 प्लस x2 करते हैं और डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है ना, इसकी मदद से ये x आ जाएगा। फिर ये कामा बना दिया। अब y कैसे आएगा? चूंकि y भी हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ पर हम y1 प्लस y2 करते हैं और डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक मिड पॉइंट का फार्मूला है जो कि हम यूज़ करेंगे और मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। अब बड़ा आसान है, सिंपल है। जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया था इसी तरह ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। और ये हमारे पास जो है ना वो x1 होता है, ये एक y1 होता है। ठीक है, पहले वाला x, दूसरा फिर y, इसी तरह ये x है, x2 हो जाएगा अब, और ये y2 हो जाएगा। अब ये वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर देनी है जी, सिंपल, बस हमारा आंसर आ जाएगा। इस m को यानी कि मैंने इसी तरह लिख दिया, ये मिड पॉइंट का सिंबल है। और x1 प्लस x2, तो ये 2 प्लस 6 हो जाएगा, 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। और इसी तरह y1 प्लस y2, तो ये 5 प्लस 9 हो जाएगा और डिवाइड बाई हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमने इसको जस्ट सिंपल करना है जी, बाकी इतना मुश्किल काम नहीं है इसमें। आप ये देखें, ये 2 प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसी तरह 5 प्लस 9 आप करेंगे तो ये 14 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और अब 2 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है, तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। और इसी तरह जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। और यही आपका जो है वो फाइनल आंसर भी है। ठीक है जी, तो ये बड़ा आसान सा तरीका है मिड पॉइंट फाइंड करने का। मैं कुछ चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, इससे इन दोनों को ज्वाइन करने से एक लाइन ड्रा हो जाती है और फिर इस लाइन का हमने एक मिड पॉइंट देखना है। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड होता है? देखें, हमारे पास ये x है और ये x2 है।
इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे ये ऐड किया 2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास x आ जाता है। फिर y के लिए हम क्या करते हैं, y वाले दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है बेसिकली, इसकी मदद से हमने ये इसका आंसर फाइंड कर लिया जी, ये वाला। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं आगे जी। ये पार्ट 2 है। देखिए इसमें मैंने इसको x1 का नाम दे दिया, इसको y1, इसी तरह इसको x2 और y2, और ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। मैं अगेन आपको गाइड करता हूँ। देखें मिड पॉइंट है ना, तो इसमें एक x होगा और एक y होगा, और फिर हमने क्या करना है जी, ये m इसी तरह लिखा है, ये तब फाइंड होगा। अब x की वैल्यू कैसे आएगी कि हमने x1 प्लस x2 करना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है। फिर इसी तरह y की वैल्यू ऐसे आएगी, जब दो हमारे पास y है, एक y1 और एक y2, ऐड करना है और दोनों को 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक मिड पॉइंट का फार्मूला है। ठीक है जी, अब हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे और सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा x1 प्लस x2, तो ये -1 प्लस 2 होगा और डिवाइड बाय हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है जी, y1 प्लस y2, तो ये 0 प्लस 2 और डिवाइड बाय हमारे पास 2 आ गया। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो देखिए -1 प्लस 2 ये 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय हम 2 कर लेंगे, और इसी तरह 0 प्लस 2 ये हमारे पास 2 डिवाइड बाय 2। इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करें तो आप इस चीज़ को इसी तरह ही रहने दें। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, पॉइंट में ले आते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी ठीक है कि 1/2 आप लिख दें और 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यही इसका आंसर भी होगा। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 3 है, और इसमें ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की है, ये x2 की है और ये y2 की है। ये छोटा सा मैं खुद लिख रहा हूँ, आपको भी यही कहूँगा कि आप बोर्ड के पेपर में भी लिखें, स्कूल में टेस्ट होता है उसमें भी लिखें, इससे आपके गलती के चांसेस जो है ना वो नहीं रहते। और इसके बाद ये मिड पॉइंट का फार्मूला है, इसको आसान जो है ना तरीके से याद रखने का तरीका ये देखें, ये एक पॉइंट है ना, पॉइंट में आपको पता है, लेट्स सपोज इसमें हमने मिड पॉइंट को m का नाम दिया है। ठीक है जी, और उस पॉइंट में आपको पता है एक x होता है कोऑर्डिनेट, एक y होता है। अब इसको मज़ीद देखें तो ये m हमने इसी तरह लिख दिया, इस x की जगह हमने ये x कैसे फाइंड होता है, x1 x2 डिवाइड बाई 2 कर लें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 x हैं, अगर 3 होते तो 3 कर लेते। और इसी तरह फिर हमने क्या करना जी, y है तो ये हमने y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 कर लेना है। तो ये फार्मूला है। अब हम ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं जी। अब देखें x1 प्लस x2, तो ये 1.4 प्लस 2.6 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह y1 प्लस y2, तो ये -1.5 प्लस 3.5 डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करें, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ऐसे कर लें तो तब भी ठीक है, वैसे हो सकता है। देखें इसमें ये समझ लें 1 है और ये 2 है, 3 हो गया, और 6 और ये 4, ये एक और पॉइंट बन जाएगा, तो ये टोटल 4 आ जाएगा। डिवाइड बाई आप 2 कर लें, और इनको अगर आप देखें तो 3.5 में से 1.5 अगर आप माइनस कर दें तो ये 2 रह जाएगा। डिवाइड बाई आप 2 कर लें और इसको आप सिंपल कर लें जी। ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे दोनों को तो ये 2 आ जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर भी होगा। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये इसको आपने अच्छे से समझना है जी, बाकी बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसे आपने परेशान नहीं होना। देखें जी, लुक का मतलब आप देखें जी इस चीज़ को, लुक एट द क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल कौन सी डायग्राम होती है, क्वाड्रिलेटरल वो शेप होती है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। ये आपके सामने है, इसमें आपको देखें ये 4 साइडेड है, इसमें 4 जो ना वो साइड्स हैं, ABCD, इसका नाम भी उन्होंने बता दिया जी, ABCD। ठीक है, हमने क्या करना है, उन्होंने कहा जी कि अगर इसको देखें तो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मीन इसमें 4 साइड्स हैं और इसका नाम ABCD है। इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ EFG and H आर द मिड पॉइंट ऑफ इट साइड्स। अब बात क्या हुई है जी, EFGH की, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये E है, F G और H। ठीक है, इस चीज़ की बात हुई है, और ये जो E है, F है, G है, H है, ये क्या चीज़ है, ये मिड पॉइंट्स हैं इसके साइड्स की। तो वाकई ये देखा जाए तो ये E जो है ये एक मिड पॉइंट है किसमें, A और B का। इसी तरह F जो है ये मिड पॉइंट है B और C का, और G एक मिड पॉइंट है C और D का। इसी तरह H जो है मिड पॉइंट है D और A का। ठीक है जी, यहाँ तक बात हमें समझ आ गई। फिर वो कहते हैं देन अब पॉइंट नंबर 1 जो है, इसमें 4 पॉइंट्स हैं जी। पहला जो पॉइंट है वो ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ EFG एंड H। जैसे आप देखें यहाँ पर ना A के 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये X होता है और ये Y होता है। ठीक है, 1 और 0। इसी तरह B, C और D के भी दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो EFG और H के नहीं दिए हुए।
और इस पहले पार्ट में आपसे यही क्वेश्चन किया गया है कि आप इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, यानी कि ई के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू होगी, वो हमने फाइंड करनी है। इसी तरह जैसे ये बी की दी हुई है ना, ये एक्स और वाई की है, ठीक है, एक्स की 5 है, वाई की 2 है, तो इसी तरह हमने इन चारों की भी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाकी पार्ट्स को नहीं रीड कर रहे, हम इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और फिर आगे देखते हैं जी क्या होता है। तो मैं यहाँ पर जी ये इसको लिख लेता हूँ और आपको फिर बताता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट्स जो है ये आपने कैसे फाइंड करना है। अच्छा, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये आपने फाइंड क्या करना है। देखें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऐसे मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ पर देखें ए है ना, एक पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं जी, एक 1 है और एक 0 है, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की 0 है। इसी तरह हमने ई एफ जी एच की फाइंड करनी है। तो अब कैसे फाइंड करनी है, तो अगर आप ई को फाइंड करना चाहते हैं तो देखें ई क्या चीज़ है, ई एक मिड पॉइंट है ए और बी का। आप यूँ समझें कि इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, आप ये समझ लें, आप बाकी छोड़ें इन तीनों को, आप ये समझें कि ई आपने फाइंड करना है, ए और बी आपको दिया हुआ है। आप सिंपली क्या करेंगे जी, मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर मिड पॉइंट को ई का नाम आपने देना है। जैसे यहाँ पर ना मिड पॉइंट को एम कहते थे, तो यहाँ पर आपने उस मिड पॉइंट का नाम जो है ना वो ई रखना है, तो ये बड़ा आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो अभी मैं आपको ये फाइंड करके बताता हूँ कि ई आपने कैसे फाइंड करना है, इसी तरह फिर ये बाकी भी फाइंड करना है। अब देखें जी, मैंने लिख लिया है फॉर ई। अब मैं ई फाइंड करने जा रहा हूँ, ये वाला ई। अब ये ई जो है, ये देखें मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि ये मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। हमें सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए, और हम इस ई को जो है ना वो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं ए और बी की वैल्यू लिखता हूँ और मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करके ई को फाइंड कर लूँगा, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो आपको डायग्राम में आप बुक सामने रखें। ए की वैल्यू देखें, हमने ई फाइंड करना है, तो ई एक मिड पॉइंट है ए बी का, हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है जी 1 और 0, ये आपके बुक में डायग्राम गिवन है, वहाँ से मैं लिख रहा हूँ। और इसी तरह जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास वो भी गिवन है, वो लिखी हुई है जी 5 और 2। अब हमने इन दोनों की मदद से जो है वो मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है और हमने इसको फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट है वो ई है, तो हम क्या करेंगे ज़रा देखें, मैं फार्मूले को कैसे चेंज करूँगा। पहले हम एम लिखते थे, अब हम ई लिखेंगे और इसका ये कोऑर्डिनेट एक्स है और ये वाई। एक्चुअली यही हमें कहा गया कि आप ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। कोऑर्डिनेट्स बेसिकली ये एक्स और वाई होता है। अब ई तो हमने इसी तरह लिख दिया। अब एक्स कैसे फाइंड होगा कि आप x1 प्लस x2 करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, बेसिकली फार्मूला लिख रहा हूँ। और y कैसे फाइंड होता है जी, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करेंगे। अब ये हमारे पास जो है ना वो x1 है, ये y1 है और ये x2 और ये y2 है। अब ये वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर देनी है जी, ये इसी तरह लिखा। अब x1 प्लस x2 तो 1 प्लस 5 आएगा, 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, और इसी तरह y1 प्लस y2 तो 0 प्लस 2 और डिवाइड बाई हमारे पास आ जाएगा 2। अब हमने इसको सॉल्व करना है जी मज़ीद, देखें ई इसी तरह लिख दिया और ये 1 प्लस 5 ये हमारे पास हो जाएगा जी 6 डिवाइड बाई 2, और इसी तरह 0 प्लस 2 ये 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और इससे आगे इसको हम देख लेते हैं जी, ये दोनों को डिवाइड करें तो ये 3 हो जाएगा और इन दोनों को डिवाइड करने से 1 आ जाएगा। और यही आपका जो ई है, ई फाइंड हो चुका है। और कहा गया था कि जी इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, तो ये कोऑर्डिनेट जो है ना वो फाइंड हो चुके हैं। अगर मैं इसको दोबारा से इसी तरह लिख दूं तो ये देखें ई एक्स वाई लिखा। अब जो है ना ये एक्स की वैल्यू 3 है और इस दूसरे कोऑर्डिनेट जो वाई है इसकी वैल्यू 1 है, और यही फाइंड हो चुके हैं। अब इसी तरह हमने जो दूसरा कोऑर्डिनेट है एफ, उसको फाइंड करना है। अब इसको अगर आप देखें तो हमारे पास जो एफ है ये मिड पॉइंट है बी और सी का। अब मैं लिख लेता हूँ फॉर एफ मिड पॉइंट, ब्रैकेट में लिखूंगा मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और इसमें हमें बी और सी की वैल्यू चाहिए और एफ फाइंड हो जाएगा, वेरी सिंपल। देखें जी एफ जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, इसमें बी भी लिख लिया है, सी लिख लिया है और ये मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लिया है। अब मिड पॉइंट जो है वो एज अ एफ है, जो हमने एफ का नाम उसको दे दिया। बाकी इसमें अब हमने वैल्यू पुट करनी है, जैसे x1 प्लस x2 तो 5 प्लस 2 हम करेंगे, तो ये हमारे पास 5 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और इसी तरह y1 प्लस y2 तो 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। अब इसको हमने मज़ीद डिवाइड करना है, तो 5 प्लस 2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 2, और 2 प्लस 6 ये 8 डिवाइड बाई 2।
ठीक है जी। इसको आप मज़ीद डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट्स में लिखते हैं तब भी ठीक है, ना लिखें तो तब भी ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 7/2 और इनको अगर आप डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 और यही आपका जो मिड पॉइंट एफ है वो फाइंड हो जाता है। अब इसी तरह हमने बाकी जो 2 मिड पॉइंट है वो भी फाइंड करना है। अब नेक्स्ट हमने इसमें जी फाइंड करना है। तो देखें जी एक मिड पॉइंट है सी और डी का, ठीक है जी। हम इसमें लिख लेंगे जी कि जी जो है वो मिड पॉइंट है सी और डी का, हमें सी और डी की वैल्यू चाहिए और हम जी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर 2 पॉइंट्स आपको दिए हो ना तो मिड पॉइंट फाइंड करना बड़ा आसान है। जैसे आपने यहाँ पर देखा 2 पॉइंट्स दिए हुए थे और आप मिड पॉइंट बड़ी आसानी से फाइंड कर लेते हैं। सिंपल आपने मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करना है। तो इसी तरह अब हम ये दोनों फाइंड करते हैं और इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखें जी जी जो है वो मिड पॉइंट है सी डी का, तो मैंने सी और डी लिख लिया और फार्मूला भी लिख लिया। अब जस्ट वैल्यू इसमें पुट कर लेनी है, तो ये जी आ जाएगा और इसमें x1 प्लस x2 तो ये 2। अच्छा यहाँ पर देखें ये प्लस है फार्मूले में और वैल्यू में माइनस है, तो प्लस माइनस -3/2। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर यहाँ पर तो फार्मूले में प्लस है और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअली ये जो माइनस है ये इस वैल्यू का माइनस है। लिखना हमने प्लस ही था लेकिन प्लस माइनस वो माइनस हो जाता है। इसी तरह y1 प्लस y2 तो ये 6 + 2/2 आ जाएगा। इसको अब हमने जस्ट सॉल्व करना है जी मज़ीद। तो देखें 2 - 3 ये हमारे पास आ जाएगा जी -1/2 और इसी तरह ये 8/2 हो जाएगा। और इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करें तो इसको बेशक पॉइंट्स में लें तब भी ठीक है, नहीं तो आप अगर इसको इसी तरह रहने देते हैं तो तब भी ठीक है। और इसको आप डिवाइड कर दें और ये 4, तो ये आपका पॉइंट जो जी है ये एक मिड पॉइंट जो आपका फाइंड हो जाता है। इसी तरह अब हम एच जो मिड पॉइंट है ये किसका मिड पॉइंट है जी, ए डी और ए का। तो इसमें हमें डी और ए की वैल्यू चाहिए थी। अभी हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा जी, अब देखें ये एच नाम है इसका और एक्स और वाई इसकी कोऑर्डिनेट है और ये एच इसी तरह लिखा। इस x की जगह समझेंगे x1 x2/2 कर लेंगे और y की जगह हम क्या करेंगे जी y1 + y2/2। अब सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करनी है। x1 + x2 तो ये -3 + 1, ठीक है, /2 हो जाएगा और इसी तरह y1 + y2 2 + 0/2। इसको मज़ीद अगर हम सिंपल अब करें तो -3 + 1 तो ये आ जाएगा -2/2 और इसी तरह 2 + 0 तो ये 2/2 हो जाएगा। और इसको मज़ीद अगर एक स्टेप हम देख लें तो ये हमारे पास दोनों डिवाइड होके -1 आ जाएगा और ये दोनों डिवाइड होके 1 आ जाएगा। तो इस तरह आप देखें तो आपके जो चारों कोऑर्डिनेट्स थे जो हमें फाइंड नहीं थे, हमें वैल्यू नहीं दी हुई थी, वो चारों के चारों अब हमने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है जी, अभी हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो फर्स्ट पार्ट है ये समझ आ गया होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये आप समझ लें कि ये आपकी जैसे इस तरह के क्वेश्चन थे ना, ये 4 पार्ट्स आपने सॉल्व किए हैं। ठीक है, ये मिड पॉइंट थे छोटे छोटे, तो ये 4 पार्ट्स आपने सॉल्व कर दिए। अब इसी तरह जो हमारे पास पार्ट 2 है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट। एक लाइन ड्रॉ करनी है जस्ट आपने, कहाँ पे, ई टू एफ। ये ई एफ का मतलब है ई से लेकर एफ तक। तो ये आपके पास ई है, ई से एफ आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, मैं इसी तरह बुक के ऊपर ही ड्रा करके आपको सिखा दूंगा और बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और फिर इसी तरह एफ से जी, ठीक है, और जी से एच और एच से ई। ठीक है जी, बाय ज्वाइनिंग, ये कैसे ज्वाइन होगा, बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट साइज। तो ये जो मिड पॉइंट है, ये जो भी आपने फाइंड किए हैं, इनको आपने ज्वाइन कर देना है। ठीक है जी, तो हम सिंपली क्या करने लगे, ई से एफ ज्वाइन करते हैं। आपने क्या करना है जी, एक स्केल की मदद से इसको ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ पर जो है ना ऐसे ही इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। आप कोशिश कीजिएगा एक लाइन स्केल की मदद से इनको ज्वाइन करें। फिर हमने क्या करना है जी, एफ से जी, ये देखें एफ से जी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी कि ये हमारे पास एफ से जी ज्वाइन हो गया और जी से एच, तो ये जी से एच हो जाता है जी। और इसके बाद एच से ई, तो ये हमारे पास एच से ई ज्वाइन हो गया। देखें ये जो है ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर भी एक शेप बन गई है। आप गैस कर सकते हैं कि ये कौन सी शेप है सॉल्व किए बगैर। ठीक है, जस्ट गैस करके आप बताएं कि ये आपको क्या लगता है ये कौन सी शेप बन गई है। चलें जी, अब हमारा जो पार्ट 2 था वो जस्ट इतना काम था कि आपने इनको जस्ट ज्वाइन करना है, वो हमने कर दिया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं, वो है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ई एफ। अब ये जो डिस्टेंस है ना ई से लेकर एफ तक, ठीक है, ये सिंपली आप समझ लें ई भी आपको दिए हुआ है, आपने फाइंड कर लिया है, एफ भी आपने फाइंड किया हुआ है।
इन दोनों को अब आपने ई और एफ की मदद से डिस्टेंस फार्मूला लगा के ई टू एफ आपने डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। ये बहुत आसान है। अब आपने यानी कि 4 डिस्टेंस फार्मूले लगाने हैं, ठीक है। ये ई एफ, एफ जी, जी एच और एच ई। अगर आप ई एफ का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो लाजमी बात है आपको ई और एफ चाहिए और आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और सॉल्व कर लेना है। अभी इसी तरह हम ये चारों जो है वो फाइंड करते हैं जी। ठीक हो गया जी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ई एफ, एफ जी, जी एच एंड एच ई। ठीक है, सबसे पहले हम ई एफ को फाइंड करेंगे और ई एफ को फाइंड करने के लिए हमें ई और एफ चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया है, बड़ा आसान है, इसकी वैल्यू जस्ट इसमें पुट कर देनी है। तो अब देखें x2 माइनस x1, तो ये x2 माइनस x1, इसको आप पॉइंट्स में करके तब भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कर लें तब भी ठीक है। तो मैं ऐसे इसको सॉल्व कर लूँ जो हमारा आंसर है। अच्छा, यहाँ पर ई और एफ की जो मैंने वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू हमने खुद जो फाइंड की है पार्ट 1 में, ठीक है, वो वैल्यू है। अब हम x2 माइनस x1 करेंगे तो ये 7/2, ठीक है, -3 हो जाएगा और ये आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस, अब y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 1 होल स्क्वायर और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन। अब इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें, आप चाहें तो यहाँ पर ही सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब तो बड़ा आसान है, आप ये सारी वैल्यू कैलकुलेटर पे लिख के इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको मैनुअली भी सॉल्व करना बता देता हूँ। देखें 7/2 -3 है ना, इसका आप एलसीएम लेंगे, इसके नीचे आप खुद से 1 लिख लें। अब यहाँ पर अलग से कर लें बेशक, ठीक है। ये 7/2 है और -3 है, इसके नीचे आपने खुद से 1 लिखा। इसका देखें एलसीएम क्या आएगा, 2 1 2 आ जाएगा। अब 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, यानी कि इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 2 3 6, तो ये 7 - 6 करेंगे तो 1/2, यानी कि इस सारे का जो सोल्यूशन है वो 1/2 है। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस सारे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस, ये तो आसान है, 4 - 1, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन। अब इससे आगे देखें, ये स्क्वायर 1 पे भी अप्लाई होगा और 2 पे भी। 1 का स्क्वायर 1 और इस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और ये बन गया जी ऐसे। अब इसको भी आपने जैसे ये सॉल्व किया, इससे इसको भी अलग से सॉल्व कर लें। आप बेसिक नीचे 1 लिख लें और इसको अलग से हम सॉल्व करके देख लेते हैं इसका क्या आंसर आता है। 1/4 प्लस 9 है और एक नीचे हमने 1 खुद से लिख लिया है, इसका एलसीएम बनेगा जी 4 1 4, यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 और 4 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 36 और 1 ये आ जाएगा 37/4, यानी कि अब आप इस सारे की जगह क्या लिख सकते हैं जी, 37/4, ठीक है। अदरवाइज अब आप कैलकुलेटर पे भी इस तरह की 1/4 लिख सकते हैं, प्लस 9 लिखें, वो डायरेक्ट आपको 37/4 दे देगा। नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें 37 का कोई हमारे पास के रूट नहीं है तो ये इसी तरह आ जाएगा और 4 का हमारे पास होता है जी 2 और यही इसका आंसर भी है। जो भी इसका यूनिट है, जो भी, क्योंकि मैं यहाँ पे यूनिट गिवन नहीं था तो हम सिर्फ वर्ड साथ मेंशन कर देते हैं कि जी यूनिट्स, यानी कि इसका मतलब है कि जो भी आप जो यूनिट्स गिवन हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसको बेशक आप नाम दे दें जी 1 का, क्योंकि अगर हमें बाद में ज़रूरत भी पड़े तो इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसी तरह हम फाइंड करते हैं जी एफ़ और जी। मैं लिख लेता हूँ एफ़ जी हमने फाइंड करना है और एफ़ और जी की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, वो वैल्यू भी लिखते हैं और इस तरह डिस्टेंस फार्मूला लिख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जी हमने एफ़ जी अब फाइंड करना है। एफ़ और जी की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो हमने लिख ली है और डिस्टेंस फार्मूला भी लिख लिया है। अब वैल्यू पुट करते हैं जी इसमें, x2 माइनस x1 तो ये x2 है, -1/2, ठीक है। आगे -7/2 आ जाएगा और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस, अब y2 माइनस y1 4 - 4 इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। इसको अब हमने सॉल्व करना है। देखें इसको आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो क्वेश्चन के अंदर भी सॉल्व कर लें तब भी ठीक है, अलग से सॉल्व कर लें तब भी ठीक है। तो मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर ज़्यादा वो खिचड़ी सी ना बने। तो हमने क्या किया जी, -1/2 लिख लिया और -7/2 लिख लिया। अब इसका अगर एलसीएम लिया जाए तो ये बनता है जी 2। अब देखें जब ये भी वैल्यू, ये वैल्यू और एलसीएम तीनों सेम होना तो फिर डायरेक्ट आप ऊपर वाली वैल्यू लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखें 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, 1 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही -1 आएगा, फिर इसी तरह -7 आ जाएगा। तो ये फाइनली -8/2 बनेगा और इसको मज़ीद अगर आप सॉल्व करें तो ये मज़ीद सॉल्व हो के
आपके पास जो है ना वो 212 तो ये -4 आ जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट -4 इसकी जगह लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं क्या करने लगा हूँ, देखें इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया जी -4। तो ये लिख लिया जी -4 और इसका होल स्क्वायर प्लस अब 4 - 4 ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। इसको मज़ीद देखें तो ये जो आपने लाजमी इसका जो है ना स्क्वायर ओपन पहले करना है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर होता है जी 16 और प्लस 0 का स्क्वायर 0 और 0 प्लस 16 आप करेंगे तो ये 16 आएगा और 16 का आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। साथ इसका आप लिख दें जी यूनिट्स, जो भी यूनिट्स होगा, और इसको बेशक आप नाम दे दें 2 का। ठीक है जी, अभी हम जो तीसरा जो हमें गिवन है वो हम फाइंड करते हैं। अब तीसरा जो हमने फाइंड करना है वो GH है। इसमें हमने G की वैल्यू लिख ली, H की लिख ली, ये वैल्यू हमने फाइंड की हुई है और डिस्टेंस फार्मूला लिख ली है। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं जी। x2 - x1 तो ये -1 और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +1/2 और ये होल स्क्वायर प्लस अब y2 - y1 तो ये 1 - 4 होल स्क्वायर, इसको ये ऊपर होल स्क्वायर इसके रूट आ जाता है। अब इसको अगर आप अलग से सॉल्व कर लें, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका आंसर आपको पता चल जाएगा -1/2 आएगा, क्योंकि 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ रह जाता है। लेकिन आप यहाँ पर सॉल्व करके देख लें, -1 और +1/2, इसके नीचे आप खुद से 1 लिखें, इसका एलसीएम लें तो वो 2 आएगा। 1 का टेबल 2 पे, या आप यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये -2 + 1, तो इस तरह ये -1 और डिवाइड बाई 2, तो इस सारे का आंसर आपके पास -1/2 और ये आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस अब 1 - 4 ये -3 का होल स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें, देखें पावर अगर इवन हो तो पहली बात माइनस प्लस हो जाएगा, पावर इवन होने से मुराद पावर 2 है ना, तो माइनस 2 दफ़ा होगा, माइनस माइनस वो प्लस हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस फिर इसी तरह ये माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। ठीक है जी, इसके नीचे भी आप खुद से 1 लिखें और इसको अलग से सॉल्व कर लें, बजाय कि क्वेश्चन के अंदर वो इतना लेंथी करते जाएं, आप इसको अलग से सॉल्व कर लें। अलग से देखते हैं जी कि ये 1/4 है और +9 है, डिवाइड बाय हमने 1 खुद से किया, एलसीएम 4 आ जाता है। अब 1 का टेबल 1 और ये आ जाएगा 36, तो इस तरह ये बनता है जी 37/4। ठीक है, इस सारे का आंसर हमारे पास आ चुका है 37/4 और ये इसके रूट। अब 37 का इसके रूट कोई नहीं है, 37 ही आ जाएगा, और 4 का हमारे पास होता है 2। इसका साथ आप जो भी यूनिट्स है मेंशन कर रहे हैं और ये आ जाएगा, क्योंकि यूनिट्स गिवन नहीं है इसलिए हम सब वर्ड यूनिट लिख देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास आई थिंक जो है ना वो 3rd नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 था, अब ये 3 हो गया। अब जो लास्ट वाली जी है जी वो हम फाइंड करते हैं। आगे जी जो इसका लास्ट है वो HE है। ठीक है, ये हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, HE लिख लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यू पुट कर लेते हैं। x2 - x1 तो ये 3, अब ये माइनस और ये माइनस +1 होल स्क्वायर प्लस अब y2 - y1 तो 1 - 1। ठीक है जी, और ये आ जाएगा होल स्क्वायर। इसको मज़ीद सॉल्व करें, 3 + 1 ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 1 ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और इसको मज़ीद देखें 4 का स्क्वायर 16। ठीक है जी, और प्लस 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो 16 आएगा, और 16 का आगे आ जाएगा 4 और इसको लिख दें साथ यूनिट्स, और इसको हम नाम दे दें 4 का। ठीक है जी, ये अब चारों हम फाइंड कर चुके हैं। अगर हम थोड़ा सा इनको कंपेयर करके देखें, जो हमने चारों फाइंड किए हैं, तो इन्हें इसमें से हमें पता चलेगा कि जो 2 हैं वो आपस में इक्वल हैं और दूसरे 2 जो है वो आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम एक रिजल्ट इसका जो है ना वो लिख लेते हैं। तो ये एक हमने इसका कंक्लूजन ड्रॉ किया है फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4। इनको देखते हुए जब हमने देखा कि EF और GH इन दोनों का आंसर सेम है, जो कि √37 डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, और इसी तरह FG इक्वल है HE के, और इन दोनों का जो आंसर है वो 4 है। ठीक है जी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम साथ साथ डायग्राम को भी देखें तो इसमें जो है वो EF यानी कि EF इसके इक्वल है जी GH के, ये EF इधर से G है, यानी कि इस साइड के बिल्कुल जो ऑपोजिट साइड है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और इसी तरह FG और HE यानी कि इस साइड के जो ऑपोजिट साइड है वो आपस में इक्वल हैं। तो इससे हमने क्या देखा कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ये हमें कहा गया नहीं, हम जस्ट खुद से देख रहे हैं, हमने तो सिर्फ डिस्टेंस का कहा गया था,
लेकिन हम जस्ट एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें हुआ क्या है। ठीक है जी, अभी हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। आगे फोर्थ पार्ट है, गेस द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH। ठीक है, ये वाली जो है, ये डायग्राम के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल है EFGH, ये जो नई शेप बनी है ना, ठीक है, जो हमने खुद से बनाई है, ये शेप आपसे पूछ रहे हैं कि आप गैस करें। वर्ड आपने फोकस करना है गैस पे। ठीक है, आपको फाइनल ये नहीं कहा गया कि जी आप इसको डिटेल से बताएं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, हमने गैस करना है। अगर गैस करें तो हमारे पास गैस करने के लिए एक तो हमें ये पिक्चर नज़र आ रही है। अगर हम इस पिक्चर को देखें तो हमें लग रहा है कि जी, अगर आप खुद से सोचें ना ज़रा, तो आपके माइंड में इसको देख के फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो माइंड में चीज़ आती है वो क्या आता है, तो आप यकीनन कहेंगे जी कि ये एक जो है ना वो रेक्टेंगल है। ठीक है, और दूसरी बात, हमने अगर इस रिजल्ट से अगर हम इसको देखें तो हमें फिर जो है ना मज़ीद एक चीज़ मिलती है कि यार इसकी अपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो ये तो चीज़ रेक्टेंगल में होती है। तो इन बातों से अगर हम थोड़ा सा गैस करके बताएं तो वो ये रेक्टेंगल लग रही है। लेकिन अगर इसको प्रॉपर हम देखना चाहते हैं क्या ये वाकई रेक्टेंगल है, क्योंकि अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम में भी होती हैं इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड जो होती हैं, तो फिर हमें प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। लेकिन इसका आंसर हम बाय गैस देंगे। ठीक है, और फिर इसको हम डिटेल्स चेक भी कर लेंगे, दोनों आंसर आ जाएंगे। गैस से भी पता चल जाएगा, हमारा गैस तो हम कह देते हैं जी लेट्स रेक्टेंगल है, लेकिन प्रॉपरली तब भी पता चलेगा कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, साइड तो दोनों की अपोजिट इक्वल होती हैं। मेन डिफरेंस है वो 90 का एंगल है। रेक्टेंगल में 90 का एंगल बनता है, जबकि पैरेललोग्राम में 90 का एंगल नहीं बनता। तो वो चेक होता है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। ठीक है जी, तो अभी हम ज़रा कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि आपने इसका क्या करना है। अच्छा जी, हमने क्या लिखा कि क्वेश्चन था गैस द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH। तो हमने लिखा जी बाय गैस इट इज़ रेक्टेंगल। लेकिन देखें, बाय गैस, गैस का मतलब है आप जस्ट उस पर कोई प्रॉपरली उसको आप नहीं बता रहे, आप गैस कर रहे हैं जस्ट। ठीक है, तो वो हमने हमारे गैस के अकॉर्डिंग वो रेक्टेंगल है। लेकिन हमें प्रॉपर चेक भी हम कर लेते हैं। बट फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, जो हमने 1 2 3 और 4 निकाले हैं पॉइंट्स जो पिछले पार्ट में, उससे हमने देखा कि EF इक्वल है GH के, और दोनों का आंसर ये है। इसी तरह FG और HE दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों का आंसर 4 है। इससे तो ये साबित हुआ कि एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड जब इक्वल होती हैं तो ये चीज़ रेक्टेंगल में भी होती है और पैरेललोग्राम में भी होती है। रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं। अब हमें फिर ये चेक करना पड़ेगा कि नो वी हैव टू चेक आइदर इट इज़ रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। गैस से तो हमने कह दिया कि रेक्टेंगल है, लेकिन हमें प्रॉपर चेक करना पड़ेगा कि ये रेक्टेंगल है भी या पैरेललोग्राम है। सो अब हम क्या करते हैं जी कि हम इसको चेक करते हैं। अब चेक करने के लिए अब मैं आपके सामने यहाँ पर ना एक डायग्राम बना लेता हूँ। अब देखें जी, जो उस शेप के अंदर एक शेप बन गई थी, ठीक है, वो मैंने अलग से यहाँ पे बना ली है, EFG और H। अब हम अगर हमने ये देखना है कि इसके अंदर एंगल कौन सा बन रहा है, तो वो देखने के लिए हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। और पाइथागोरस थ्योरम भी हमें तब यूज़ कर पाएंगे जब हमें इसका डायगोनल पता होगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये डायगोनल है। ठीक है, एज अ रेक्टेंगल हम बना के इसको चेक करते हैं। रेक्टेंगल ये होता है कि अगर वो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होता है और इसमें अगर वो इक्वल आ जाए तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर 90 का एंगल बना है। आप यूँ भी चेक कर सकते हैं और इस ट्राइंगल को भी चेक कर सकते हैं। हम कोई सी एक चेक कर लेते हैं, दूसरी फिर हम कहते हैं जी ठीक है ये भी वैसे ही होगा, एक से हम आइडिया लगा लेते हैं। लेकिन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा। सो अभी हम एक डायगोनल फाइंड करते हैं HF। ठीक है जी, तो यहाँ पर जी H और F की वैल्यू लिख ली है, ये हमने पार्ट 1 में फाइंड की हुई है, और ये डिस्टेंस फार्मूला भी लिख ली है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करके फाइंड करते हैं जी। तो ये x2 माइनस x1 तो 7/2 माइनस, देखें ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +1 और ये होल स्क्वायर। ठीक है जी, और आगे प्लस y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 1 और ये होल स्क्वायर। ठीक है जी, और ये स्क्वायर रूट आ गया। अब इसको अलग से आप सॉल्व कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि 7/2 + 1 डिवाइड बाई खुद से 1 कर लें, LCM 2 आ जाएगा, और 1 का 7 और 2 1 ज़ा 2, तो ये 9/2 बनता है। ठीक है जी, इस सारे का आंसर जो है वो 9/2, और ये इसका आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 ये 3 और ये होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको मज़ीद सॉल्व किया जाए तो 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9
और ये स्क्वायर रूट, इसके नीचे आप खुद से 1 लिखें। अगेन इसको आप यहाँ पर रफ पे सॉल्व कर लें। 81 डिवाइड बाय 4 प्लस 9 डिवाइड बाय 1, एलसीएम इसका 4 बनेगा। 1 ये तो 81 प्लस 9 जो है ना 4 मल्टीप्लाई होके ये आपके पास 36 आ जाएगा। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 117, ठीक है जी, डिवाइड बाय 4। तो ये इस सारे का जो आंसर है वो आपके पास आ रहा है 117 डिवाइड बाय 4, और 117 का तो कोई इसके रूट नहीं है, इसको आप 117 रहने दें, और डिवाइड बाय आप 4 का जो है ना वो 2 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स में लेकर आए तब भी ठीक है, ऐसे ही लिखा रहे तब भी ठीक है। तो ये डायगोनल फाइंड हो चुका है। अब डायगोनल मीन ये एज अ हाइपोटेन्यूज है हमारे लिए, ये फाइंड हो गया। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है और बेस की वैल्यू भी है, क्योंकि हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा के फाइंड की हुई है। अब हम इसमें बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं जी पाइथागोरस थ्योरम, और हमें क्लियर हो जाएगा कि इसमें एंगल कौन सा बन रहा है। एंगल अगर 90 का बन रहा हुआ तो ये रेक्टेंगल होगी, नहीं तो फिर ये पैरेललोग्राम होगी। नाउ वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। इसलिए तो हमने यहाँ पर जो ना हाइपोटेन्यूज है वो एज अ डायगोनल भी है, इसलिए हमने इसको फाइंड किया अभी। इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूज है वो एच एफ बन रहा है, ठीक है, एच एफ, और बेस जो है वो एच ई है, और परपेंडिकुलर जो है वो ई एफ है, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेनी है। तो एच एफ की वैल्यू अभी हमने देखी है, हमारे पास है जी 117, इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, और ये आ जाएगा होल स्क्वायर। और एच ई की वैल्यू हमारे पास है जी 4, ये आप देखें हमें फाइंड की हुई है। और ई एफ की जो वैल्यू है वो हमारे पास है जी √37 डिवाइड बाय 2, और ये होल स्क्वायर। ये जब हमने डिस्टेंस फाइंड किया था ना, ये हमने फाइंड की थी, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसको अगर देखें तो ये स्क्वायर जब इस ऊपर वाली वैल्यू पे अप्लाई होगा तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 117 रह जाएगा, और इस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, प्लस इसी तरह ये स्क्वायर जब 37 पे अप्लाई होगा तो ये इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 37 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4। इसका अगर आप एलसीएम लेके चेक करें, अलग से सॉल्व कर लें बेशक, नहीं तो इधर भी कर लें तो अभी ठीक है। तो ये आपके पास एलसीएम 4 बनेगा। 4 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64, प्लस 1 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे 37। दोनों को अगर आप ऐड कर लें तो ये ऐड होने से आई थिंक 101 डिवाइड बाय 4 आ रहा है, और ये इसी तरह इनको अगर आप डिवाइड करके देख लें, जैसे देखें आपको वैसे यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि ये आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन मज़ीद अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है जी, पॉइंट्स में करके देख लें। इसको पॉइंट्स में आप करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 29 पॉइंट, ठीक है, 25, और इनको दोनों को अगर डिवाइड करें तो 25.25, ठीक है जी, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है ऑलमोस्ट। आप देखें ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो इट्स मीन ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हो रहा। जब सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो इट्स मीन इसके अंदर 90 का एंगल नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं द इंटीरियर एंगल इज़ नॉट 90, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि दी इंटीरियर मीन जो उसके शेप के अंदर जो एंगल बन रहा है वो 90 का नहीं है। द इंटीरियर एंगल इज़ नॉट 90, ठीक है जी, 90 डिग्री का वो नहीं है। जब 90 डिग्री का नहीं है सो जो शेप है EFGH इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, फिर वो रेक्टेंगल नहीं होगी। देखिए हमने गैस किया था कि वो रेक्टेंगल है, लेकिन जब हमने प्रॉपर देखा तो वो रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है जी। लेकिन हमें तो क्योंकि क्वेश्चन में जस्ट वो बाय गैस का कहा गया, अगर आप बाय गैस तक भी लिख देते हैं तो तब भी ठीक है, ठीक है, ये चलेगा, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन में तो गैस का कहा गया, प्रॉपर कहा नहीं गा। तो ये इस तरह आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। लेकिन कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपके पास ही कमेंट सेक्शन अवेलेबल होता है, उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3, चेक बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। ये तो हमें मेथड बताया गया है कि आप मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करें। वेदर दी डायगोनल्स ऑफ ट्राइपेजियम, अब ये शेप कौन सी होती है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये इस तरह की जो शेप है इसको हम कहते हैं ट्राइपेजियम। मैं आपको बना के भी यहाँ पे बताता हूँ। इसका नाम है जी PQRS विद वर्टिसेस एट PQRS। ये इसके वर्टिसेस दिए हुए, बाइसेक्ट ईच अदर आर नॉट। हमारा सबसे पहला जो काम है ये है
कि हम ये देखते हैं कि ये ट्रेपेजियम है कौन सी शेप। बाकी चीज़ें हम बाद में देखते हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो ये जी आपके सामने मैंने एक शेप बनाई है, इतनी अच्छी तो नहीं बनाई लेकिन मैं आपको ये समझा दूंगा कि ट्रेपेजियम होती कौन सी, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। अच्छा, ये जो शेप है इसमें ये वाली साइड और ये साइड दोनों पैरेलल होती हैं, ठीक है। और ये जो साइड है पैरेलल मीन ये दोनों ऐसी लाइनें हैं, ये कभी भी आपस में दोनों मीट नहीं करेंगी, ज्वाइन नहीं करेंगी। लेकिन ये जो दोनों लाइन है ना, ये दोनों पैरेलल नहीं है। ये करते करते एक पॉइंट आएगा कि यहाँ पे दोनों जो है ना वो आपस में मिल जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसी लाइन को फिर हम पैरेलल नहीं कहते। तो इस तरह की शेप जो होती है ये होती है जी ट्रेपेजियम, इसका नाम है PQRS। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। अच्छा, इसमें एक बात तो हमें ये समझ आ गई, दूसरी बात हमें ये समझ आ गई कि मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है जी। अब मज़ीद देखते हैं इसमें करना क्या है। वेदर द डायगनल, ये जो वर्ड है डायगनल, इसमें सारा काम इसी चीज़ का है कि डायगनल जो है ना किस चीज़ के ट्रेपेजियम के। अब पहले हम डायगनल बना लेते हैं कि डायगनल है क्या चीज़। यहाँ से लेकर P से लेकर R तक ये एक डायगनल है, और इसी तरह Q से लेकर S तक, ठीक है, एक डायगनल ये दो डायगनल है। अब वो कहते हैं ये जो डायगनल है इस शेप के विद वर्टिसेस, इनके ये जो वर्टिसेस भी दिए हुए हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल क्या करें जी, बाइसेक्ट ईच अदर और नॉट। ये हमने बताना है कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। अब बाइसेक्ट क्या होता है जी, देखिए बाइसेक्ट का मतलब है कि आप लेट्स सपोज ये लाइन है ना, ये डायगनल है, इस डायगनल को ये वाला डायगनल इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो हम कहते हैं कि जी इस डायगनल ने इस डायगनल को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जी ये वाली जो लाइन है, ये जो डायगनल है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये बाइसेक्ट कैसे चेक कैसे होता है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। ये समझ लें पूरे क्वेश्चन की एक समरी है कि वो डायगनल बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं, ये हमारा जस्ट हमने जस्ट ये चीज़ चेक करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये है कि डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल बाइसेक्ट कर रहे होते हैं दूसरे को इफ़ मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ डायगनल आर इक्वल। अगर दोनों के मिड पॉइंट इक्वल हों, ठीक है, यानी कि एक PR का मिड पॉइंट फाइंड करें, इसी तरह QS का मिड पॉइंट फाइंड करें। अगर तो दोनों का मिड पॉइंट का आंसर सेम आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो वो डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। अगर आंसर डिफरेंट आता है तो वो बाइसेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में हमने जस्ट दो मिड पॉइंट फाइंड करना है, एक QS का और एक PR का, और दोनों का आंसर देकर बता देना है कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। सो जी हमें भी डायगनल्स फाइंड करेंगे, डायगनल्स का मिड पॉइंट ऑफ डायगनल PR, ठीक है जी। और इसमें हमें P और R की वैल्यू चाहिए और मिड पॉइंट फार्मूला चाहिए। अभी हम फाइंड करके देखते हैं जी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर x1 प्लस x2 तो 1 प्लस 7, ठीक है, 1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, और y प्लस y2 तो 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व किया जाए तो 7 और 1 ये 8 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और ये 4 बाई 2, और इसको मज़ीद डिवाइड करें तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा और ये हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको आप नाम दे दें जी 1 का, ठीक है। अभी हम जो दूसरा डायगोनल है इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं Q और S का। अब मिड पॉइंट फाइंड करने लगे जी डायगोनल QS का, और Q और S लिख लिया है और ये फार्मूला लिख लिया है। अब इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो x1 x2 तो 6, देखिए वैसे प्लस आना था लेकिन प्लस माइनस ये -1 डिवाइड बाई 2, और y1 प्लस y2 तो 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। अब इसको मज़ीद सॉल्व किया जाए तो 6 - 1 तो ये 5 बाई 2, और ये 4 बाई 2 आएगा। मज़ीद इसको अगर सॉल्व करें तो इसको बेशक आप पॉइंट्स में कर लें, 2.5 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। इसको आप नाम दे दें जी 2 का। अब देखें मिड पॉइंट दोनों आ चुके हैं, ये 1 वाला और ये 2 वाला। अब ज़रा आप देखें क्या ये दोनों मिड पॉइंट आपस में इक्वल हैं। अगर तो इक्वल हैं फिर वो बाइसेक्ट कर रहे होंगे, अगर इक्वल नहीं है तो बाइसेक्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखें तो इसमें अब चेक करने का तरीका ये है कि इसका ये वाला x देखें और इसका x देखें, फिर इसका y और इसका y देखें। देखें y जो है ना वो दोनों इक्वल हैं, लेकिन प्रॉब्लम x में, x इसका 4 है और इसका 2.5 है। यानी कि फिर आप ओवरऑल अगर आप रिजल्ट निकालें तो आप ये कहेंगे कि ये इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है जी। फिर हम यहाँ पे इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो लिखते हैं। सो इसका फाइनल रिजल्ट हमने लिखा कि फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि 1 और 2 से हमने क्या देखा
कि मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल आर नॉट इक्वल। ठीक है, मिड पॉइंट जो डायगोनल्स के मिड पॉइंट हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। सो डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। अगर वो मिड पॉइंट जो है वो इक्वल नहीं है तो डायगोनल्स जो है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये इसका जो है वो फाइनल आंसर है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस आर ए बी सी एंड डी show that its diagonal bisect each other, also find the length of each diagonal। हम स्टेप बाय स्टेप जी इसको समझते हैं। इफ वर्टिसेस, ये वर्टिसेस हैं इसके ए बी सी और डी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि वर्टिसेस जो है वर्ड वर्टेक्स से निकला हुआ है। ये जो पॉइंट है जहाँ पे दो लाइनें आपस में मिल रही हैं इसको कहते हैं वर्टेक्स। और जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम वर्टिसेस का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ये एक प्लूरल है। ठीक है, ऑफ अ रोम्बस। अब सबसे पहली बात है वो ये समझना कि रोम्बस शेप कौन सी होती है। जैसे एक शेप होती है स्क्वायर। अब स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। इसी तरह रोम्बस भी एक ऐसी शेप है जिसमें चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रोम्बस और स्क्वायर क्या एक जैसी होती हैं? अगर एक जैसी नहीं है तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है, पहले तो मैं बता देता हूँ कि दोनों की सेम चीज़ क्या है। दोनों की सेम ये बात है कि दोनों की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। लेकिन डिफरेंस यह है कि स्क्वायर के अंदर 90 का एंगल बनता है, लेकिन रोम्बस के अंदर 90 का एंगल नहीं बनता। यहाँ पे 90 का एंगल नहीं बनता। ठीक है, ये 90 से कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन 90 का नहीं बनता। ये मैंने बनाने की कोशिश की है, आप इससे अच्छी बना लीजिएगा। लेकिन आपको समझ आ गई होगी कि रोम्बस शेप कौन सी है। अब यहाँ तक बातों में समझ आ गई कि एक रोम्बस शेप है और उसके ये 4 वर्टिसेस हैं। ठीक है जी, अब इसमें करना क्या है, शो दैट इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसमें जो वर्ड है ना जी शो दैट, ये शो दैट एक्चुअली मतलब ये है कि इसमें डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये बात कंफर्म है। लेकिन आपने इसको अप्रूव करना है और शो करना है। ये जो है ना वर्ड शो दैट, इसका मतलब है डायगोनल, इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि डायगोनल कैसे चेक होता है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं, कि ये जो डायगोनल होते हैं, जैसे ये एक डायगोनल ए सी है और एक डायगोनल जो है ना वो बी डी है, ये तब बाइसेक्ट करते हैं जब इनका मिड पॉइंट सेम हो जाए। हम ए सी का मिड पॉइंट निकालते हैं, फिर बी डी का मिड पॉइंट निकालते हैं, दोनों मिड पॉइंट अगर सेम हो तो हम कहते हैं जी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसमें बाइसेक्ट कर रहे हैं, जस्ट हमने इसको शो करना है, प्रूव कर देना है सॉल्व करके। एक बात तो ये है। अब दूसरी बात क्या जी कि आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। आप लेंथ भी फाइंड करेंगे ए टू सी। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के, और एक बी टू डी, इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगा के आपने बी टू डी डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है जी, मैं आपको ना यहाँ पर एक छोटी सी समरी दे देता हूँ कि पूरे क्वेश्चन में आपने करना क्या है। देखें जी, इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें आपने करनी है। नंबर 1 कि आपने ये चीज़ शो करनी है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब डायगोनल बाइसेक्ट कैसे कर रहे हैं, कैसे चेक करना है? एक बात तो आपने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है और मिड पॉइंट फाइंड करना है इन दोनों डायगोनल्स का। अगर दोनों मिड पॉइंट इक्वल हुए तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे होंगे, अगर इक्वल ना हुए तो डायगोनल बाइसेक्ट नहीं कर रहे होंगे। यानी कि हमने इन सिंपल वर्ड हमने मिड पॉइंट्स निकालने हैं 2 इन दोनों डायगोनल्स के। ठीक है जी, अब दूसरा काम हमने डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है, तो वो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो बड़ा आसान है, देखें जी ये 2 फार्मूले यूज़ करेंगे और अब पूरा क्वेश्चन हमारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ जो है ना वो सॉल्व करते हैं। हम चेक करते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है जी, और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। अब हमने क्या करना है जी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर आर नॉट, ये चेक करना है फर्स्ट पार्ट। और इसके लिए हमें दोनों के डायगोनल्स मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे। मैंने लिख लिया कि जी मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी, ये जो ए सी है इसका हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और इसके लिए हमें ए और सी की ज़रूरत है और मिड पॉइंट फार्मूला की ज़रूरत है। फिर इसी तरह मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी, ये जो डायगोनल बी डी है इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो हमें बी और डी की ज़रूरत है और मिड पॉइंट फार्मूला की ज़रूरत है। अब हम जस्ट ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमारे पास x1 है, y1 है, ये x2 है और ये y2। देखते हैं जी कि वाकई इन दोनों का आंसर इक्वल आता है या नहीं। ये इंटरेस्टिंग भी है। तो देखें जी, ये हमने x1 प्लस x2, तो -3 + 1, ये -3 + 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और इसी तरह y1 y2, तो -1 + 3 डिवाइड बाई 2।
इसको सॉल्व किया जाए तो ये हमारे पास आता है जी -2 डिवाइड बाई 2, और इसको सॉल्व करने से 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और मज़ीद देखा जाए तो ये -1 और ये 1 आ रहा है। इसको आप नाम दे दें जी 1 का। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो इसमें भी जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये x1 y1 x2 और y2 है। वैल्यू पुट करके देखते हैं जी x1 x2 तो 0 -2, वैसे प्लस लिखना था क्योंकि प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, और इसी तरह 0 + 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। मज़ीद सॉल्व किया जाए तो ये -2 डिवाइड बाई 2 और ये 2 डिवाइड बाई 2 आ रहा है। ठीक है जी, और इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास -1 और ये आ जाएगा जी 1। इसको आप नाम दे दें 2 का। अब ज़रा आप कंपेयर करके देखें 1 और 2 को, तो दोनों का आंसर देखें बिल्कुल सेम है। इसमें x जो है वो -1 है, इसमें भी -1 है, और ये भी 1 है, ये भी 1 है। सो इट्स मीन दोनों के मिड पॉइंट जो है वो बिल्कुल सेम है, इक्वल है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। हम लिख लेते हैं। सो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट दे दी कि एज मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ डायगोनल आर इक्वल सो डायगोनल्स ऑफ रम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है जी, यहाँ पर एक और भी चीज़ आप बेशक मेंशन कर लें कि ये जो स्टेटमेंट आपने किससे दी है, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है जी, 1 और 2 के दे के हमने जो है ना ये आइडिया जो है ना वो लगाया है। अभी ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया और ये चीज़ प्रूव हो गई। यही हमने प्रूव करना था कि जी वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रूव भी हो गए। अब हमारा जो दूसरा वर्क है वो हमने डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है। तो डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करना बड़ा आसान है। A to C और B to D, ये हम सिंपली डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और इनकी जो लेंथ है वो फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लिख लेते हैं जी कि हमने लेंथ फाइंड करनी है A और A to C की। नाउ वी फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD। ठीक है जी, लेंथ ऑफ डायगोनल AC सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। ये मैंने एक छोटी सी इसकी हेडिंग बना ली है, और इसमें हमें A और C की वैल्यू चाहिए और डिस्टेंस फार्मूला चाहिए, हमने लिख लिया जी। अब हम इसमें जस्ट वैल्यू पुट करेंगे x2 - x1, तो ये 1। आप देखें ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +3 होल स्क्वायर। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि जी हमें तो माइनस लिखना था, ये प्लस कहाँ से आ गया, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद प्लस, अब y2 - y1 तो ये 3। अब देखें ये माइनस और ये माइनस ये हो जाएंगे +1 और ये आ जाएगा होल स्क्वायर। इसको मज़ीद सॉल्व किया जाए तो 1 और 3 ये हो जाएगा जी 4 का स्क्वायर, और इसी तरह हमारे पास ये भी आ जाएगा 4 का स्क्वायर। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास 16 बनता है, प्लस ये भी 16 आएगा, और 16 और 16 ये बन जाते हैं जी 32। और 32 को अगर मज़ीद सॉल्व किया जाए, देखें कोई दो नंबर ऐसे, एक में से एक का स्क्वायर रूट होगा, एक का नहीं होगा। कैलकुलेटर पे लिखें तो डायरेक्ट आंसर आ सकता है, और अगर नहीं है तो आप यूँ चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर ये हमारे पास 32 है तो देखें इस पे 2 का टेबल आप लेके जाएं, 2 1 2, एक रह जाएगा 12 2 6 12, बस ये दोनों 12 और 16 ये दो नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, ये 16 × 2 करेंगे तो 32 आ जाएगा, और 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4, और 2 इसी तरह आ जाएगा। ठीक है जी, साज का जो भी यूनिट्स वगैरह होगा वो हम लिख देंगे यूनिट्स। ठीक है जी, ये फाइंड हो गया इसका डायगोनल की लेंथ जो कि 4√2 है। अब इसी तरह जो दूसरा डायगोनल है BD, इसकी हम लेंथ फाइंड करते हैं। इसी तरह बाकायदा हेडिंग बनाते हैं, ये लिख लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला भी लिखते हैं, और फिर हम BD जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो देखें जी, मैं इसकी हेडिंग बना लेता हूँ कि लेंथ ऑफ, ये ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये हमने लिखा जी लेंथ ऑफ डायगोनल BD। ठीक है जी, इस तरह आप हेडिंग बनाएं। अच्छा, हेडिंग का फ़ायदा ये है कि ना जस्ट हमें इसमें चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि जी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि हमने पहले क्या किया, आप क्या करने जा रहे हैं। तो अब BD की वैल्यू हमें चाहिए होगी, तो हम B और D की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में। B की जो वैल्यू है वो हमारे पास है जी 0 0, और D की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -2 और 2। ठीक है जी, अब B to D ये डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज़ करना है, वो भी लिखते हैं। तो ये देखें मैंने लिखा जी BD, और इसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला लिख लेना है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको लिखता हूँ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस ये y2 - y1 होल स्क्वायर।
ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब ये वैल्यूज़ इसमें हमने पुट करनी है। तो देखें जी, x2 माइनस x1, तो ये -2 -0 ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, अब y2 माइनस y1 तो ये 2 - 0 होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको आगे ही हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो -2 -0 तो ये -2 आ जाएगा और होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 ये हो जाएगा जी 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखें ये जो पावर इवन होती है तो माइनस प्लस हो जाता है, और 2 की पावर 2 ये 4, और इधर भी 2 की पावर 2 ये भी आ जाएगा 4। अब 4 और 4 ये हो जाएगा जी 8। अब 8 को ज़रा आप सॉल्व करके देखें, कोई ऐसे दो नंबर ऐसे देखें, 8 है ना, 2 4 8, तो ये 2 और ये 4, एक दोनों में से एक नंबर ऐसा मिल जाता है जिसका स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम करते हैं जी कि ये 4 × 2 है, और 4 का हमारे पास आंसर होता है जी 2, और ये 2 इसी तरह रह जाएगा। तो इसके साथ आप लिख लेंगे जी के यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो हमने दोनों डायगनल्स की लेंथ भी जो है वो फाइंड कर ली है। तो यहाँ जो चीज़ आपके क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई थी वो हमारे यहाँ पे हो जाती है जी कंप्लीट। तो जी बाकी इसका जो क्वेश्चन 6, 5, 6 और 7 है वो इस एक्सरसाइज का जो पार्ट 2 है उसमें आपको मिल जाएंगी। और बाकी जी एक दो बातें मैं आपको यही कहूँगा कि आपको अगर तो ये वीडियोस लेक्चर समझ आ रहे हैं तो मज़ीद लेक्चर्स के लिए भी आपको इसी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर तो चीज़ें समझ आ रही हैं और बेहतर लग रहा है, अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए एक फ़ायदेमंद है, साबित हो रहा है और उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आपकी चॉइस है। ठीक है जी, कोई फोर्स तो नहीं कर सकता। बाकी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो, और एक और चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने ये डिसाइड किया है कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह के जो लेक्चर्स हैं न्यू बुक्स के और एक्सरसाइज के जो नोट्स हैं स्पेशली, वो मैं जो है वो FF एकेडमी, जो फजल एकेडमी का दूसरा चैनल है, उस पर अपलोड किए जाएंगे। ठीक है जी। FF अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि ये FF क्या चीज़ है, तो ये जी फजल फाउंडेशन एकेडमी। ठीक है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लाजमी जो है उसको विज़िट करें, देखें। कुछ चीज़ें तो अपलोड हुई हैं, और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको बाकी जो इनके एक्सरसाइज के नोट्स वगैरह हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।